नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। बांका जिले में करीब 5 करोड़ की लागत से चांदन नदी पर बना डायवर्जन शुक्रवार की रात नदी में पानी के तेज बहाव के बीच बह गया। डायवर्जन बह जाने के बाद बांका जिला मुख्यालय से 3 प्रखंडों के सैकड़ों गांव का संपर्क सीधे रूप से टूट गया है। मालूम हो कि चांदन नदी का पुल विगत 2 साल पूर्व ही ध्वस्त हो गया था। इसके बाद 5 करोड़ की लागत से तत्कालीन डायवर्जन बनवाया गया। पुल निर्माण का कार्य हाल के दिनों में शुरू हुआ था, लेकिन डायवर्जन की ही आधार पर जिला मुख्यालय का संपर्क बाराहाट, बौंसी, धोरैया एवं रजौन प्रखंड के सैकड़ों गांव से जुड़ा हुआ था। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद चांदन नदी में पानी का तेज बहाव आ गया, जिस कारण डायवर्जन बह गया। डायवर्जन बह जाने के बाद बांका ढाका मोड़ मार्ग पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। अब 40 किलोमीटर दूर जाकर फुसिया होकर ही लोगों को जाना हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के काटी पुलिस ने सूचना के आधार पर लसगरीपुर के समीप छापेमारी कर 546 कार्टन शराब बरामद की है। शराब लदी एक ट्रक, एक बोलेरो व एक कार भी जब्त की गई। पुलिस ने जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी है। 2 गाड़ियों के चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मीनापुर के टिंगरारी निवासी अरविंद कुमार व पंजाब के जलंधर निवासी राजविंद्र सिंह को शराब लोड वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने के बाद शुक्रवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ के आधार पर शराब धंधेबाजों को चिन्हित किया गया है। मीनापुर के पास शराब धंधेबाज समेत 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि मीनापुर के शराब धंधेबाजों ने पंजाब से शराब की खेप मंगवाई थी, जिसे मीनापुर व सीमावर्ती पूर्वी चंपारण के इलाके में खपाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को इसकी सूचना मिली और छापेमारी की गई। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार की शाम दिल्ली रवाना हो गए। उनके अलावा जदयू के सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी शुक्रवार की शाम से ही दिल्ली पहुंचने लगे हैं। नीतीश कुमार की मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली इस बैठक में जदयू के देश भर से शीर्ष नेता शामिल होंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार यानी 31 जुलाई को दिल्ली के 7 जंतर मंतर स्थित जदयू मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रधान महासचिव KC त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव रामनाथ ठाकुर, संजय कुमार झा, गुलाम रसूल बलियावी, आफाक अहमद खान, रामसेवक सिंह, राष्ट्रीय सचिव विद्यासागर निषाद, संजय वर्मा, RP मंडल और कोसा अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आदि शिरकत करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी और RCP सिंह की अध्यक्षता में अपराह्न 4 बजे आरंभ होगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, ललन सिंह समेत सभी सांसद, करीब 2 दर्जन राज्यों के जदयू प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में 5 राज्यों UP, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव में जदयू के शामिल होने को लेकर भी फैसला होगा। साथ ही संगठन मजबूती और सदस्यता अभियान पर भी निर्णय किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि मिथिला में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। पिछले 15 वर्षों में राज्य में आधारभूत संरचना को लेकर जो काम हुए हैं, उससे यह संभव हो सकता है कि आवागमन और विधि व्यवस्था से लेकर बिजली की निर्बाध आपूर्ति क्षेत्र में काफी कम हो गया है।
15-16 साल पहले तक पटना से सड़क मार्ग से दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तक जाना मुश्किल भरा काम था। आज सड़कें इतनी अच्छी हो गई है कि बड़े आराम से लोग आते जाते हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू होने से तो इस क्षेत्र में देश के किसी भी कोने से आना जाना बहुत ही आसान हो गया है। नेपाल से भी आकर लोग यहाँ से हवाई यात्रा करते हैं। अब एम्स में भी यहाँ बनने वाले हैं। श्री झा शुक्रवार को 15 देशों के मैथिल प्रवासियों के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2005 के नवंबर में जब नीतीश कुमार को सत्ता मिली थी तब राज्य के हालात काफी खराब थे। विधि व्यवस्था से लेकर आधारभूत संरचना सबकी हालत दयनीय थी, पर पिछले 15 सालों में राज्य में अद्भुत काम हुए हैं। वर्ष 2015 से राज्य के 22% क्षेत्रों में बिजली पहुंच पाई थी, वह भी कुछ ही घंटे बिजली रहती थी। आज राज्य के 100% क्षेत्र में बिजली पहुंच चुकी है। हर जगह 23 से 24 घंटे बिजली रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल ऊपर में स्थित है और मिथिला नीचे है, इसलिए बाढ़ से यह इलाका 3-4 महीने प्रभावित रहता है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने शुक्रवार को विधानसभा में माले विधायक सुदामा प्रसाद के गैर सरकार संकल्प का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार नए इंद्रपुरी बराज के निर्माण के लिए संकल्पित है। कहा कि इस बराज के निर्माण में देरी झारखंड के असहयोगात्मक रवैये के कारण हो रही। योजना की प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है, लेकिन झारखंड की सहमति नहीं मिलने से केंद्रीय जल आयोग इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दे रहा। झारखंड ना तो सहमति दे रहा है और बिहार से वार्ता करने को लिखे गए पत्र का जवाब ही दे रहा है। राज्य सरकार अपने स्तर से लगातार झारखंड और यूपी सरकार से आग्रह कर रही। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उत्तर प्रदेश और झारखंड की स्वीकृति जरूरी है। वर्ष 1980 के दशक में प्रस्तावित कदवन जलाशय योजना का नाम बदलकर इंद्रपुरी जलाशय योजना कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इस योजना में जीपीआर 1987 से 2004 तक CWC में उत्तर प्रदेश के डूबे क्षेत्र सर्वे को लेकर लंबित रही। राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे लेकर वर्ष 2005 से 2007 के बीच कई बैठक हुई। फिर सर्वे ऑफ इंडिया के कंटूर सर्वे करवाया गया। फिर कैबिनेट की अनुमति से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी कंसल्टेंट को सौंपी गई। कंसल्टेंट से तैयार PPR CWC को सौंपी गई, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा इस योजना पर अपनी सहमति नहीं दिए जाने के कारण यह CWC के पास लंबित है। राज्य सरकार ने 27 जुलाई 2021 को CWC से भी PPR की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चिकित्सा शिक्षा में गरीबों पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को क्रांतिकारी बताया है। कहा कि समाज के पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मेडिकल शिक्षा में क्रमशः 27 और 10% आरक्षण देने का केंद्र सरकार का निर्णय अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। शुक्रवार को जारी बयान में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के जीवंत में मिसाल कहे जा रहे। इस निर्णय से समाज और चिकित्सा क्षेत्र दोनों सशक्त होंगे। ओबीसी और गरीब छात्रों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए भाजपा लगातार प्रयास करती रही है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत कई मंत्रियों ने इससे संबंधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा था, जिसका संज्ञान लेते हुए इस निर्णय को हरी झंडी दिखा दी गई। यह निर्णय इस सत्र से लागू हो जाएगा। इस फैसले के बाद MBBS में तकरीबन 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट में करीब 2500 पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्र छात्राओं ओबीसी स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। वहीं इससे आर्थिक रूप से कमजोर 550 छात्रों को MBBS में और 1000 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में हर साल फायदा होगा। कुल मिलाकर इस निर्णय से लगभग 5500 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पटना जिले में 165 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसमें वर्तमान में केवल 72 टीकाकरण केंद्र को ही संचालित किया जा रहा। शेष 93 टीकाकरण केंद्र बंद हो गए हैं। वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से ऐसी स्थिति आई है।
टीका की कमी के कारण ही यहां अभियान नहीं चल पा रहा। शहरी क्षेत्र में 43 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही। इनमें मेडिकल कॉलेजों के अलावा शैक्षणिक संस्थान को केंद्र बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 23 पीएचसी और 6 रेफरल और अनुमंडलीय अस्पताल यानी 29 ग्रामीण अस्पतालों में ही टीकाकरण संचालित हो रहा। इसमें भी कई पीएचसी में टीका की अनुपलब्धता के कारण उसे समय से पहले ही बंद कर देना पड़ रहा, जबकि कई जगहों पर टीका नहीं मिलने पर ग्रामीण हंगामा करने को मजबूर हो रहे। ग्रामीण इलाकों में संचालित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शैक्षणिक संस्थान में बनाए गए केंद्र टीके के अभाव के कारण बंद कर दिए गए हैं। अनुमंडल मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम व राष्ट्रीय ध्वजारोहण को लेकर शुक्रवार को एसडीएम अमरेंद्र कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। एसडीएम ने कहा, इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होना है, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए आजादी का जश्न सादगी से मनाना होगा। एसडीएम ने अनुमंडल मुख्यालय के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में झंडोत्तोलन के लिए पहले से तय समय की जानकारी अधिकारियों को दी और कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही झंडोत्तोलन व दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बैठक में बीडीओ मानेंद्र कुमार सिंह, सीओ चंद्रशेखर सिंह, थाना अध्यक्ष अशोक चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार, बीईओ रघुनंदन चौधरी और बीआरपी विनोद कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तय आनंद की मौत के मामले में साजिश का एंगल खंगालने के लिए एसआईटी ने शुक्रवार को मैराथन बैठक की। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर की अगुवाई में टीम ने एसएसपी ऑफिस में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक लगातार बैठक की। इस दौरान गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा को अलग अलग कमरे में बैठाकर टीम के सदस्यों ने उन पर सवाल की बौछार की। बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में एसआईटी को कोई नया एंगल नहीं मिल पाया है। एसआईटी ने सीआईडी के फॉरेंसिक टीम के साथ भी अलग से बैठक की। घटनास्थल और ऑटो से जब्त साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा की गई। एसआईटी के निर्देश पर धनबाद के अलग अलग डीएसपी की अगुवाई में मोबाइल सीडीआर और कॉल जंप को खंगाला जा रहा। मोबाइल सीडीआर के आधार पर सरायढेला थाने में बुलाकर कई लोगों से पूछताछ भी की गई। एसआईटी ने पहले दिन जांच की दिशा तय की। निर्देशित दिशा में साक्ष्य जुटाने के लिए एडीजी ने इंस्पेक्टर की अगुवाई में 11 टीम बनाई है। शनिवार को एडीजी सभी टीमों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि सभी टीम को अलग अलग टास्क सौंपी गई है। मोबाइल सीडीआर सहित अन्य जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया। जज उत्तम आनंद की ओर से धनबाद व अन्य जिलों के न्यायालयों में सुनाए गए अहम फैसलों से जुड़ी जानकारी एकत्रित करने की जिम्मेवारी भी टीमों को सौंपी गई है। पता लगाया जा रहा है कि जज ने किस किस मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई थी, किन किन मामलों में बेल रिजेक्ट किया था। टीम के आरोपी बैकग्राउंड और ऑटो मालिक का भी विवरण जुटाएगी। अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही। देवघर में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रतिनियुक्ति झड़िया थाना के पूर्व इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह और इंस्पेक्टर संतोष गुप्ता को वापस धनबाद बुला लिया गया है। इन दोनों अधिकारियों को भी जांच टीम में जगह दी गई है। विधानसभा की आश्वासन व आवासन समिति ने जिले में बालू के अवैध खनन व कारोबार की शिकायत पर नाराजगी जताई। अवैध खनन पर रोक लगाने तथा आरोपियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिले में बालू के स्टॉक की स्थिति की भी जानकारी ली। शनिवार सुबह तक पूरी रिपोर्ट से साथ आने का निर्देश जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार को दिया है। बैठक में विभागों की समीक्षा की गई। विधायक निरेल मूर्ति समेत अध्यक्ष हैं विधायक दशरथ गगरे, अमर बाउरी तथा समीर कुमार मोहंती भी बैठक में शामिल थे। निरसा में अधूरे पड़े बारबेंदिया पुल का मामला भी बैठक में उठा। 11 साल में भी इसे पूरा नहीं करने पर ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता पर समिति ने नाराजगी जताई। भारी बारिश में पुल के 3 पिलर बह जाने तथा 2 पिलर के टेढ़ा हो जाने के कारण रिपोर्ट भी तैयार नहीं होने को लापरवाही करार दिया। इस मुद्दे को निरसा विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता ने उठाया था।